एक भयंकर बीमारी है डायबिटीज, जिसे शुगर भी कहते हैं, और उस बीमारी ने इतना असर जमा लिया है कि कोई परिवार बाकी नहीं है। वैश्विक रूप में सबसे भयंकर है, जानलेवा है। इससे किडनी खराब होगी, इससे लीवर खराब होगा, इससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ेगी। तमाम बीमारियों में अंधापन आ जाएगा, आँखों की रोशनी चली जाएगी और व्यक्ति का श्री राम नाम सत्य हो जाएगा। हम हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर्व सुंदरलाल चिकित्सालय में और हमारे बीच दो सम्मानित यहाँ के चिकित्सक हैं, डॉक्टर बीके श्रीवास्तव साहब और डॉक्टर अभिनव साहब। इन लोगों ने एक दवा का इजाद किया था। अब काशी है, काशी में खाई के पान बनारस वाला, और काशी में गली गली में आपको पान की दुकानें मिल जाएंगी। पान की दुकान पर भी डायबिटीज की दवा है। कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं पान लगाने में, पान को खाने में, उससे आप लोगों ने एक शोध किया था। आइए हम एक सार्थक वार्ता की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस दवा का इजाद किया था और किस प्रकार का एहतियात बरतना चाहिए। एक और बात, इसी वार्ता के क्रम में हम आज बात करेंगे, चाइना की सड़कें फिर से सूनी हो गई हैं, शमशान घाट पर लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। क्या वह शत्रु, क्या वह दानव, क्या वह राक्षस फिर से भारत की तरफ अग्रसर होगा, यहाँ भी आएगा? तो क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई गाइडलाइन आएगी, भारत सरकार कुछ कहेगी, प्रधानमंत्री जी आएंगे और कहेंगे भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से? इसका इंतज़ार करते रहेंगे या फिर एहतियात बरतेंगे? आप दोनों लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं। आप दोनों ने चैनल पर समय दिया, धन्यवाद। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव साहब से हम जानना चाहेंगे, यह कसैली है, कत्था है, क्या क्या है, उस पर आप लोगों ने एक शोध किया था डायबिटीज के समन का, डायबिटीज नियंत्रित हो सके इसके लिए, क्या है यह? जी, हमारे आयुर्वेद की जो चरक संहिता है, वाग्भट की संहिता है, इसमें जो ये जो डायबिटीज़ है इसको मधुमेह नाम से बताया गया है। प्रमेह का एक प्रकार है मधुमेह। प्रमेह जो है ये मूत्र की अति प्रवृत्ति जन्य रोग हैं, जिसमें मूत्र यानी कि पेशाब का बार बार त्याग करता है एक मनुष्य। और इसका एक सबसे जो जिसे कहते हैं खराब स्वरूप जो है, जो सबसे आखिरी अवस्था है, वो मधुमेह के रूप में आती है, जिसको हम आधुनिक डायबिटीज़ मेलाइटस से कंपेयर करते हैं। और इसकी चिकित्सा में जो आचार्यों ने सबसे प्रमुख कषाय या काढ़ा बताया है वो है खदिर क्रमुक कषाय। खदिर क्रमुक, ये दो औषधियाँ हैं। खदिर मीन्स कत्था, जो आम बोलचाल में बोलते हैं इसको, और ये पानी मतलब जिससे मुंह लाल होता है। बिल्कुल। वो, और एक है क्रमुक। क्रमुक मतलब होता है सुपारी। जी, तो ये दो अच्छी औषधियाँ हैं और इसका प्रयोग 3-4 आचार्यों ने सबसे प्रमुख रूप से बताया है। और ये आज के समय में बहुत कम प्रयोग की जाने वाली औषधि है, जो कि मधुमेह में प्रयोग करने वाली जो औषधि है। तो हम लोगों ने इस पर विचार किया और हमारे सहयोगी डॉक्टर अभिनव जी का एक जो PhD का रिसर्च वर्क था, इसमें हमने इस टॉपिक को लिया और इसको पूरी तरह से बनाया, इस औषधि को फिर से, और इसके से सिद्ध तेल को बनाया। इनफैक्ट ये कहें, क्योंकि आचार्य ने ये भी कहा है कि जब ये अगर वातिक प्रकार का प्रमेह है, जिसे मधुमेह कहते हैं, तो इसमें जो औषधियाँ हैं इसका तेल पाक ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वात का भी शमन करेगा और व्याधि को भी ठीक करेगा। बात माने जो दर्द होता है, जो क्या बात को परिभाषित अगर किया जाए, वात वो विकार हैं जो कि शरीर में मुख्य रूप से तो ये जोड़ों से ही संबंधित है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इसके अलावा सभी प्रकार की व्याधियों में वात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी, सभी प्रकार के जो कफ और पित्त आदि दोष हैं, इनको वात ही अपने शरीर में इधर से उधर ले जाता है और शुरुआत कराता है व्याधि की। तो वात का नियंत्रित होना तो सभी व्याधियों के लिए आवश्यक है, और आजकल वात संबंधित व्याधियाँ ज़्यादा हो भी रही हैं। जी, और बिना वायु के कोई दूसरे दोष का मूवमेंट भी नहीं संभव है। डॉक्टर अभिनव साहब का PhD इसी विषय पर था संभवतः। क्या टॉपिक था आपका? मेरा टॉपिक था कंपैरेटिव क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ विरेचन कर्म एंड खदिर क्रमुक कषाय सिद्ध तेल इन द मैनेजमेंट ऑफ मधुमेह विद स्पेशल रेफरेंस टू डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। काफ़ी लंबा था आपका यह? नहीं, PhD का विषय हमेशा थोड़ा लंबा ही होता है। उसमें 2 विषय थे, चूँकि जैसा सर ने अभी बताया कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने खदिर क्रमुक काढ़े का निर्देश किया है कि इसको मधुमेह चिकित्सा में हमें प्रयोग करना चाहिए। और आचार्य चरक ने बताया कि जिन काढ़ों का प्रयोग हम करते हैं, अगर उन काढ़ों को हम तैल या घृत से उनको साधित करके प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे किसी भी प्रकार के वातज प्रमेह में। तो मधुमेह भी एक प्रकार का वातिक प्रमेह है। तो उसमें जब हम लोगों ने इसको प्रयोग में शुरू किया तो दवा
चूँकि ये एक न्यूअर फॉर्मुलेशन था, हमने कोई इजाद नहीं किया है, ये एक ऑलरेडी क्लासिकल टेक्स्ट में लिखी हुई बातों को हमने केवल दोबारा से उसको अपने थीसिस के लिए यूटिलाइज़ करके उसको क्लिनिकली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो हमने उस जो काढ़े के साथ पका हुआ तेल जब तैयार हुआ तो हमने इसको सीधे प्रयोग नहीं किया। अच्छा। पहले हमने इसको एक CPCS, ये एक अप्रूव्ड लैब्स हैं भारत सरकार के द्वारा कई सारी, उनमें इसकी टेस्टिंग कराई। इसकी क्वालिटी एनालिसिस के लिए जो API गाइडलाइंस है आयुर्वेदिक फार्माकोपी इंडिया के वॉल्यूम 2 में, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एनालिसिस ऑफ द ऑयल, उसके अनुरूप हमने इसके टेस्ट कराए पहले। और टेस्ट केवल एक बार नहीं हुआ, पहले उसको बनाने के बाद एक बार टेस्ट हुआ, उसके बाद 6 महीने बाद उसको रखने के बाद दोबारा टेस्ट हुआ कि उसके अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं, और उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिफॉर्म कर ले रही है। ये सब जब हम लोग को लगा कि सारे रिपोर्ट्स ठीक आ रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने अपने जो सिनॉप्सिस फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से उसको फिर ह्यूमन ट्रायल के लिए जब योग्य पाया तो इथिकल कमेटी से क्लियरेंस ले करके हमने वो ट्रायल शुरू किया था। उस ट्रायल में हमारे 2 मेजर आर्म थे, एक में हम केवल उस औषधि का प्रयोग कर रहे थे, इस दूसरे एक ग्रुप में हमने उस औषधि के प्रयोग से पहले शोधन की एक प्रक्रिया होती है पंचकर्म में, चूँकि सर और हम दोनों पंचकर्म विषय के ही हैं, तो उसमें हमने विरेचन नामक एक कर्म का प्रयोग किया था, जिसमें हम गुदा मार्ग के द्वारा दोषों को या जो हमारी बॉडी में मॉर्बिड मटेरियल्स हैं उनका शोधन प्रक्रिया के द्वारा निष्कासन करते हैं। अच्छा। इससे होता क्या है कि शरीर के अंदर जितनी भी चैनल्स हैं, हमारे शरीर में जितने स्रोतस हैं, जो मार्ग हैं, वो कुछ हद तक सैनिटाइज और प्यूरिफाई हो जाते हैं, जिससे उसके बाद जो हम प्रयोग करेंगे वो आसानी से उसकी बायोअवेलेबिलिटी हर टिश्यू तक पहुंचेगी। तो दवाओं की कम मात्रा में ही ज़्यादा उसके साथ जो उसका परिणाम मिलने की संभावना है वो बेहतर है। और अपने आप में विरेचन कर्म के भी बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट हैं जो मधुमेह में उपयोगी भी हैं। तो हमने उस दूसरे ग्रुप में विरेचन के उपरांत इस ड्रग को दिया था। तो हमें जब हमने इस पूरी जो अपने रिसर्च प्लान को पूरा जब कंप्लीट किया तो हमने पाया कि परिणाम हमारे संतोषजनक थे, उत्साहवर्धक भी थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम एक छोटे ट्रायल से कह सकें कि हमने बहुत बड़ा कुछ कर दिया, लेकिन हाँ, जैसा सर ने बताया कि चूँकि ये चीज़ें हमारे आयुर्वेदिक टेस्ट में लिखी हुई हैं लेकिन उतने प्रयोग में नहीं हैं, तो हमने प्रयास किया और उसके बाद हमें उत्साहवर्धक परिणाम मिले। मतलब प्रयोगशाला से लेकर के और प्रयोग लोगों पर प्रयोग करने तक परिणाम इसके उत्साहवर्धक आए। तो जैसे ये तैयार करते हैं, पान भी खाते हैं लोग, और शादी विवाह में सर आप तो पान खाए होंगे ना? पान खाते हैं, खिलाया गया था उस समय। हाँ। तो क्या यह नहीं लगता है कि शादी विवाह में भी पान खिलाने का यह मतलब था कि यह रात भर जगेगा लड़का, और इसको नींद ना आए, प्रतिरोधक क्षमता इसकी बनी रहे, और यह उठ के भाग न जाए कि इसकी संसार में लोग लेके जा रहे हैं। तो पान वान का भी इसका कुछ हो सकता है क्या इससे? कत्था और सुपारी और में जो मुख्य रूप से 3-4 घटक हैं उसके, मतलब कंटेंट्स हैं। एक तो पान पत्र अपने आप में, तो पान पत्ता बहुत ही सेक्रेड पत्र माना गया है और हार्ट के लिए, हृदय रोग के लिए बड़ा अच्छा उसको कहा गया है। उसका स्वरस जो है, हाँ, एक तो ये हुआ। दूसरा मैंने बताया सुपारी और कत्थे, ये दोनों अच्छे से मधुमेह की चिकित्सा में आए हैं जी। और शायद खाने के बाद, इसीलिए ये चलन में था कि जो खाना खाने के बाद अगर तुरंत किसी का ब्लड शुगर बढ़ता है, हाँ, तो सुपारी और कत्थे का अगर उसने पान खाया है तो उसका शायद शुगर मेंटेन रहता होगा। ऐसा हो सकता है कि उस समय रहा हो, धीरे धीरे आज पान के रूप में है। और तीसरा है उसमें चूना है, तो कैल्शियम का स्रोत कैल्शियम है और उसकी भी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने का जनरल टॉनिक है कैल्शियम, और कार्डियक एक्टिविटी को भी अच्छे से रेगुलेट करता है कैल्शियम बिल्कुल। तो मुझे लगता है शायद पान इसीलिए चलन में था। और बाकी थोड़ा ये नर्वाइन टॉनिक है तो थोड़ा स्टिमुलेट रखता होगा रात भर, ऐसा ना हो कि दूल्हा सो जाए, विवाह के दौरान सो जाए, शायद इसलिए जगता है, इसलिए पान खिलाते होंगे। यह सब सारे पोषक देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी मान्यताएं और जो भी पूजा विधियां हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हर जगह आयुर्वेद का और शरीर के स्वास्थ्य को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें बताई गई हैं। चाहे वो उपवास हो, चाहे वो किसी प्रकार का और कर्म कांड हो, या पूजन विधि में ही सुपारी है, चावल है, या दूसरी और चीज़ें हैं। हाँ, तिल है, तिल का तेल है, और बिल्कुल तिल सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ तेल है तिल। पोखरा भी खोदते हैं लोग, उसमें ओखल मुसल रखते हैं जिससे कि यह व्यायाम भी होता रहे जी। बिल्कुल, ये सब सारी चीजें। क्रमुक या सुपारी तो बहुत ऑस्पिशियस है, हमको लगता है। अब एक चीज है, एक चीज बात छन करके आई कि अगर थोड़ा बहुत प्रयोग ऐसे भी किया जाए तो ठीक है, लेकिन इस वार्ता के क्रम में ऐसा ना हो कि लोग पान खाना शुरू कर देंगे। साहब, डॉक्टर साहब लोगों ने बताया और पान बड़ा लाभप्रद है, तो पान खाएं, लेकिन एहतियात क्या बरतें?
तम्बाकू न डालें। तंबाकू न डालें। बिल्कुल। पान खाना मैं असम मेघालय भी गया हूँ, वहाँ भी घर में लोग पान रखते हैं। अच्छा। पान, लेकिन पान के साथ सिर्फ सुपारी और कत्था, तम्बाकू नहीं डालते हैं। लड़कियाँ भी खाती हैं घर में। मतलब चूना और बस हल्का सा चूना, उसका मात्रा हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। पान तो मैंने देखा वर्मा, इंडोनेशिया, इधर भी लोग अच्छा खाते हैं। मतलब इन देशों में भी जाना हुआ है आपका? हाँ, पान खाते हैं तो वहाँ पान चलता है। हाँ। तो दोस्तों यार, अब सवाल ये उठता है कि दवा तो आप लोग बना नहीं पा रहे हैं, कैसे बनाएंगे? और अगर लोग बनाना चाहें तो क्या करेंगे? एक चीज़ आपने बड़ी बात कहा कि 6 महीने बाद भी उसका गुण धर्म जो था वो यथावत था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। तो यह 6 महीने साल भर भी रह सकता है। हाँ। लेकिन एक बार बना लिया तो 6 महीने तक प्रयोग करेगा आदमी? नहीं, तो देखिए, हम लोग के इस प्रिस्क्रिप्शन को बनाने का जो मेन मोटिव था यही था कि हम लोग काढ़ा अगर किसी को सजेस्ट करेंगे तो पेशेंट को यूज़ करने में कन्वीनियंट नहीं है। कई बार मरीज करता है क्या, वो काढ़ा बनाना भी पसंद नहीं करता है, उसकी सेल्फ लाइफ भी कम होती है, बना के उसको काफ़ी देर रख नहीं सकते हैं। तो एक तो प्रयोग में ये बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारा जो भी तेल पाक होगा उसके अंदर एक गुण होना चाहिए कि वो साल भर 6 महीना स्टेबल रहे। तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो दवा औषध योग्य भी नहीं है। तो एक तो बड़ा पर्पज़ ये था। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि ये दवा की मार्केटिंग क्या हो, कैसे हो। तो देखिए, दवा की मार्केटिंग एक थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया और एक ज़्यादा गंभीर विषय है। उसके लिए कई सारे फेस ट्रायल होते हैं। कोई भी दवा केवल एक छोटी रिसर्च से तुरंत मार्केट में आ जाए ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए कई सारे और प्रोजेक्ट्स या उस पर हम लोग एक प्रोजेक्ट का प्लानिंग में हैं कि उस पर ज़्यादा मरीजों पर इस पर रिसर्च करके कुछ निकल कर आउटकम आए तो हम लोग इसके बाद आगे की प्रक्रिया फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल्स के लिए जाएं। तब उसके बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं कि ये दवा मार्केट में कब आएगी। डॉक्टर अभिनव साहब ने कहा कि उसकी प्रक्रिया को पूरा करना है। क्या इसके लिए आप लोग किसको लिखते हैं? जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक प्रयोग सफल रहा, आप शोधार्थी थे, इस पर शोध हुआ, डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, आप भी उस दिशा में हैं, और भी त्रिपाठी साहब हैं, उनका भी योगदान है, अभी मरीज देख रहे थे, उनसे बातचीत हुई है। तो ऐसे में जैसे कितने दिन चलेगा? 9 मन चले, 2.5 कोस। अगर यह चीज़ें कारगर साबित हो रही हैं, इसको और भी अगर बड़े स्तर पर किया जाए तो यह काफ़ी प्रभावकारी इसका वजूद होगा। ऐसे में क्या टेक्निकली क्या दिक्कत है? देखिए, टेक्निकली कोई बहुत बड़ा दिक्कतें नहीं है। 2 साल से कोरोना के कारण कई सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाई और रिसर्च प्लान प्रपोजल के लिए तुरंत नहीं किया जा सकता है। हाँ। उसमें फंड कहीं से आना चाहिए। नहीं, हम चलिए फंड जैसे पहले तो लिखा पड़ी हो। हाँ, पहले तो लिखा पड़ी हो कि वहाँ बात जाए। आप सही कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जैसे हम अकेले, हम 2 ही लोग नहीं हैं जो अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। हम जैसे बहुत सारे लोग नित्य नए रिसर्च कर रहे हैं। तो सरकार भी ये सुनिश्चित करती है कि प्रायोरिटी पे क्या दिया जाए। हो सकता है हमारे रिसर्च प्रपोजल में उतनी अभी बहुत अच्छे से करें। हमारा काम है, हम लोग का काम है आगे बढ़ते रहना, हम आगे बढ़ें। हाँ जी, और उस पर लिखा पढ़ी हम करें और ये बताएं कि ये साहब ये है, वो सतत प्रक्रिया में है अभी, सतत प्रक्रिया में। लेकिन यदि रुका हुआ हो तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया जाए। जामोन तेक थे, जामोन जी को जानते हैं ना? खूब जान रहा हूँ। तो जामोन जी को अच्छा देखे थे आप? नहीं, देख नहीं। अच्छा, देखा नहीं। जान हम और आप एक ही तरह रहे हैं। अच्छा। तो जामोन जी काफ़ी उम्र के थे और सबसे पुराने थे। जामोन जी का एक ही काम था, धक्का दे के आगे बढ़ाना, बढ़ आगे, और चलो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। तो उनका यह एहसास कराना था। तो उनका जो काम होगा, हम लोग जामोन की भूमिका में हैं। उम्र में डॉक्टर साहब थोड़े हमसे कम ही होंगे और आप तो हमसे कम हैं। तो जामोन की भूमिका यह है कि रुकने नहीं देना है, धक्का दे के आगे बढ़ाना है। तो हमारा अनुरोध यह है कि उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हम लोग रुकने नहीं देंगे। साइंटिफिक प्रपोजल ऑलमोस्ट बना हुआ है। कोरोना की वजह से हम लोग रुकने नहीं देंगे। कोरोना बाकी CCRS है, CSIR सर कोरोना ने जीना सिखाया और कोरोना ने दिनचर्या को नहीं रोका, तो इसको भी नहीं रोकना है, नहीं रोकना, आगे बढ़ाना है। ये हमारा अनुरोध है। और दोस्तों, कोरोना आ भी रहा है। चाइना में सड़कें सूनी हो गई, शमशान घाट पर लाइनें लगी हैं, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हम इस बात का इंतजार नहीं करते रहेंगे कि कोई गाइडलाइन आएगी तभी हम उसका प्रयोग करेंगे। देखिए, मास्क वास्क अब चूँकि बात करनी थी तो हम लोग थोड़ी दूरी भी बनाए हैं, डॉक्टर साहब लोग भी लिए हैं। तो ऐसे में हम ये एहतियात बरतें। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? आ तो सकता है। हाँ, देखिए, कोरोना के बारे में तो लोगों के पास ऑलरेडी काफ़ी जानकारी अब हो चुकी है। पहले हम लोग बहुत अनजान थे, इसलिए हमने बहुत परेशान भी हुए कोरोना में। अब तो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, हर कोई जान रहा है, साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस रखना है, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है और अपने को हर चीज़ों से बचाना है और समाज को भी बचाना है।
और जहाँ तक आयुर्वेद की औषधियों के बारे में है, जागरूकता काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें फिर से रिपीट करेंगे कि अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी इम्यूनिटी प्रभावित हो, जैसे नशे आदि से दूर रहें, जीवनचर्या अपना संतुलित रखें, बाहर का भोजन या असंतुलित भोजन ना खाएं। हाँ बिल्कुल, और भीड़ भाड़ में थोड़ा बचें, बिल्कुल बचें। और औषधि के रूप में आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवले का प्रयोग जरूर करें किसी न किसी रूप में। च्यवनप्राश एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत बड़ी बात, ठेले पर इस समय अमृत बिक रहा है और 40 रुपया किलो, 40 रुपये किलो, और हम उसको छोड़ करके और दूसरे फलों पे रहते हैं। अरे अगर आंवला लें तो इससे अच्छी इम्यूनिटी का बढ़ाने का और कोई साधन नहीं है। और बाकी आयुर्वेद की औषधियों के बारे में लोग जानते ही हैं कि दालचीनी है, तेजपत्र है और काली मिर्च है, पिपली है, सौंठ है, इसका काढ़ा भी चल रहा था काफ़ी, गुडुची है, अमृता जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका क्वाथ है। तो ये सारी औषधियाँ निश्चित रूप से बहुत। डॉक्टर साहब कभी जैसे अपनी धर्म पत्नी को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए आप भी किचन में जाते हैं, काढ़ा वाढ़ा खूब जाता हूँ मैं। क्या डालते हैं, कुछ दो चीज़ें बताइए। दो बातें काफ़ी पसंद। मैं एक छोटी बात पहले बोल दूँ, कोरोना आ रहा है ये कहना आप गलत होगा, कोरोना कभी गया ही नहीं आने के बाद, तो वो आ नहीं रहा है, वो यहाँ मौजूद है, सतत बना हुआ है, हर नए वेरिएंट के साथ वो दोबारा प्रभावी होता है। तो जो सर ने कहा या आपने भी कहा, हमें इन सावधानियों को हमेशा पालन करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे हमको लग रहा है कि हमारे अंदर कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो कोरोना के द्योतक हो सकते हैं, हम चिकित्सीय परामर्श लेने पहुँच जाएँ। और बाकी जैसा सर ने बताया, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमको हर काम करना है ताकि हमारी अपनी व्याधि क्षमता बढ़े। एक बहुत अच्छी चीज़ हर के घर में है, वो है घर के अंदर आंगन में उपलब्ध काली तुलसी का पेड़, उसकी कुछ पत्तियां तोड़ें। हम व्यवहारिक दृष्टिकोण में क्या करते हैं, काढ़े में तुलसी को पका देते हैं, जो एकदम गलत है। अच्छा, तुलसी को कभी पकाना नहीं है, वो एरोमेटिक प्लांट है, उसके एरोमा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर उसको जलाएंगे तो उसके सारे फ्लेवोनॉइड्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा। उसकी पत्तियों को 7-8 पत्तियों को लें, छन्नी पर रखें, ऊपर से गर्म पानी लें, नीचे कप लगाएं, डालें, 2 राउंड रिपीट कर दें, उसका सारा इसेंस उस पानी में आ जाएगा। ऐसे इसका प्रयोग करें काली तुलसी का, इसकी पत्तियों का। बाकी काली मिर्च से लेकर के, सौंठ से लेकर के, दालचीनी से लेकर के, बहुत सारे किचन गार्डन में हमारे जो मसाले हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। मीठी नीम बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। लोग कड़ी पत्ते को समझते हैं कि वो बड़ी यूजलेस चीज़ है, खाली सांभर में ही खाना है। मीठी नीम अपने आप में नीम के सारे गुण रखते हुए मीठी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा। और हमें इस समय एंटीऑक्सीडेंट वाली जो पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों का, ऐसे जो हमारे पास उपलब्ध वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके प्रयोग को थोड़ा बढ़ाना है। और फास्ट फूड या फ्रिज में रखे हुए सामान को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल इंजरी जो होती है हमको फ्रोजन फूड से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बताएं। एक और मैं कहूँगा, वो है स्नेह गंडूस। नाक में तेल डालना और तेल या घी को नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक, जैसे मैं तरीका इसका बता देता हूँ। इसको आयुर्वेद ने स्नेह गंडूस कहा है। कोरोना का वायरस जब बॉडी में आता है तो वो आप सब जान रहे हैं कि नाक और छींक से जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है उस तरह से आता है, वो ड्रॉपलेट फॉर्म में। और पहले नाक में से गले के बीच में वो 3 से 5 दिन रहता है, फिर वो नीचे लंग्स में और जगह बॉडी में ट्रेवल करता है। तो अगर हम उसको यहीं रोक दें और यहीं उसको डिनेचर कर दें या रोक दें या किल कर दें, तो ये वायरस बहुत हद तक इनएक्टिवेट हो जाता है। और इसको करने का एक बड़ा आसान तरीका है आयुर्वेद में, नाक से तेल डालना और स्नेह गंडूस मतलब मुंह में घी आदि पदार्थ को रखना। जैसे 2 चम्मच से 3 चम्मच देसी घी लें, 2 चुटकी सेंधा नमक डालें पिसा हुआ, और 2 चुटकी सोडा बाइकार्ब या यवक्षार आयुर्वेद में कहा गया है, उसको डाल के हल्का सा गर्म कर लें और उस गरम घी को मुंह में ले लें और 2 मिनट चलाएं उसको इधर जैसे हम कुल्ला करते हैं, और फिर मुंह में ही रखें, थूक ना दें तुरंत। 5-7 मिनट मुंह में रखना है, 2 मिनट चलाना है, 5 से 7 मिनट मुंह के अंदर रखना है। इससे वो एक साबुन जैसा घोल बन जाता है, जो साबुन से हम वायरस को हाथ में किल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इसी तरह से वो गले में एक कैविटी, एक कवरिंग बना देता है और वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है। ये बहुत आसान तरीका है, हर एक को इसे करना चाहिए। अगर उसको थोड़ा भी सस्पेक्ट हो गया कि वो किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया है या उसमें 1-2 लक्षण भी कोरोना के दिख रहे हैं, तो वो इस क्रिया को जरूर एक बार शाम को कर ले, 2 से 3 दिन करे। मैं 100% श्योर हूँ कि इससे बहुत हद तक उसकी समस्या दूर हो जाएगी कोरोना। दोस्तों, यह रहा काफ़ी औषधियों का प्रयोग, काफ़ी सार्थक वार्ता रही, और डॉक्टर बीके श्रीवास्तव साहब और डॉक्टर अभिनव जी का मैं आभारी हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।